हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए समाजशास्त्र पाठ 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समाजशास्त्र का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो कि 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आपसे कहना चाहूँगा कि ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप जो है इनको अच्छे से पढ़ें, इनको याद करें और परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। तो आइए फ्रेंड्स अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए। जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए। संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी हुई है, आपको इसका आंसर बताना है। तो क्या है उत्तर इसका? जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत से अभिप्राय है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के सभी स्तरों से जुड़ी हुई होती है तथा प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। जनसंख्या वृद्धि की 3 आधारभूत अवस्थाएं होती हैं। पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि की कितनी आधारभूत अवस्थाएं होती हैं, तो फ्रेंड्स जनसंख्या वृद्धि की 3 आधारभूत अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? प्रथम अवस्था होती है जिसको हम प्राथमिक अवस्था बोलते हैं, ये होती है अल्प विकसित देशों में। जो देश आर्थिक रूप से तकनीकी रूप से पिछड़े हुए रहते हैं उनमें ये जो है प्रथम अवस्था पाई जाती है। इस प्रकार के समाजों में जैसे कि अफ्रीका में जन्म दर उच्च होती है। यहाँ पर क्या होता है कि जन्म दर उच्च होती है क्योंकि लोग छोटे परिवारों से होने वाले लाभों से अनभिज्ञ होते हैं। मतलब इन लोगों को पता नहीं रहता है कि छोटे परिवार से क्या लाभ हैं, इसलिए उनकी जनसंख्या बहुत रहती है, एक एक माता पिता के कई कई सारे बच्चे। इसी में तीसरा पॉइंट है, मृत्यु दर भी उच्च होती है। क्यों उच्च होती है मृत्यु दर? क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य नहीं रहता है, वहाँ की जनसंख्या जो है पढ़ी लिखी नहीं रहती है, वहाँ के लोग गरीब रहते हैं, तो इस कारण वहाँ पर जो है मृत्यु दर भी उच्च होती है क्योंकि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, जनसंख्या कम होती है। और जो द्वितीय अवस्था रहती है ये होती है विकासशील देशों में, जैसे कि हमारा देश भारत। क्या है, इन देशों में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों का स्तर बहुत ऊँचा होता है। मतलब यहाँ पर जन्म भी बहुत होते हैं और मरते भी बहुत हैं। विशुद्ध समृद्धि दर भी निम्न होती है। साथ ही जन्म दर ऊंची होती है क्योंकि इन देशों का समाज पुरुषवाद वाला होता है। मतलब यहाँ पर जो है पुरुष को प्रधानता दी जाती है। विकासशील देशों में पुरुष ही यह निर्णय करते हैं कि कितने बच्चों को जन्म दिया जाए, वे बालकों को प्राथमिकता देते हैं। मतलब यहाँ विकासशील देशों में सोचते हैं कि हमारे बस बालक हो, और इसी चाहने में कई कई सारे हो जाते हैं। जो थर्ड पॉइंट रहेगा, इन समाज में लोग अज्ञानी तथा अशिक्षित रहते हैं। जो समाज होते हैं विकासशील देशों के, ये क्या रहता है इनका समाज? अज्ञानी तथा अनभिज्ञ, ठीक है, अशिक्षित होते हैं। और मृत्यु दर भी उच्च होती है क्योंकि स्वास्थ्य तथा चिकित्साएं उपलब्ध नहीं होती हैं। यहाँ कॉमन बात है एक द्वितीय अवस्था और प्रथम अवस्था में कि मृत्यु दर भी उच्च होती है क्योंकि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। जो तीसरा पॉइंट रहेगा इसका, तृतीय अवस्था ये होती है विकसित देशों में जन्म दर कम होती है। यहाँ पर जो है लोग कम पैदा होते हैं। जैसे जापान को ही ले लीजिए, विकसित देश है वो, ठीक है, और वहाँ पर क्या है, जन्म दर कम है, बहुत कम जनसंख्या रहती है और बहुत ही शिक्षित बहुत ही संपन्न लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, जन्म दर कम होती है क्योंकि लोग शिक्षित और जागरूक होते हैं तथा गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट रहेगा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण मृत्यु दर भी कम होती है, अतः जनसंख्या कम होती है। नेक्स्ट को इसका है संक्रमण की अवस्था, पिछड़ापन तथा निपुण जनसंख्या के बीच की अवस्था जो होती है। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि की दर काफ़ी ऊंची होती है, जबकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, पोषण तथा आधुनिक चिकित्सा तकनीक के कारण मृत्यु दर में कमी होती है। इस वजह से संक्रमण काल जनसंख्या विस्फोट से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस का यह विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती हैं अपरिहार्य हैं? ये इसका आंसर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तीसरा, मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है? कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों होती है जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी गति से होती है। तो जनसांख्यिकी में जन्म दर तथा मृत्यु दर आधारभूत अवधारणाएं हैं। जन्म दर क्या होती है? जन्म दर से तात्पर्य एक विशेष क्षेत्र में जो एक पूरा देश, राज्य अथवा कोई प्रादेशिक इकाई हो सकता है। मतलब जन्म दर का कहाँ पर हम इसको मतलब निकालेंगे, मतलब कहाँ की जन्म दर, जैसे एक पूरे देश की हो सकती है, एक राज्य की हो सकती है, या फिर एक प्रादेशिक इकाई की हो सकती है। एक निर्धारित अवधि के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की
कुल संख्या से है। मतलब जन्म दर क्या होती है, एक निर्धारित अवधि के दौरान जो है जितने बच्चे जन्म लेते हैं वो जो है जन्म दर कहलाती है। बच्चे के जन्म दर की निम्नलिखित विधि से व्यक्त किया जाता है B/P × 100। B क्या होता है, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, P है संपूर्ण संख्या। यह कच्चा जन्म दर है क्योंकि इसमें आयु को व्यक्त करने वाले अनुपात को सम्मिलित नहीं किया गया है। जन्म दर को एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वालों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जन्म दर पर उल्लेखनीय रूप से वातावरण की स्थितियों, सामाजिक स्थितियों, विवाह की आयु, प्रजनन क्षमता, धार्मिक विश्वासों तथा शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। फिर मृत्यु दर क्या होती है, मृत्यु दर से तात्पर्य एक विशेष क्षेत्र में जो एक पूरा देश, राज्य अथवा कोई प्रादेशिक इकाई हो सकता है, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या से है। जो जन्म लेते हैं तो जो 1000 लोगों के बीच जो जितने शिशुओं की मृत्यु हो जाती है वो जो है जन्म मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है। और धीमी जन्म दर के कारण क्या हैं, जन्म दर सापेक्ष रूप से धीमी होती है जबकि मृत्यु दर को तेजी से कम किया जा सकता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं, कारण आप इसके पढ़ लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। भारत में कौन कौन से राज्य जनसंख्या वृद्धि के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त कर चुके हैं अथवा प्राप्ति के बहुत नज़दीक हैं? कौन से राज्यों में अब भी जनसंख्या समृद्धि की दरें बहुत ऊंची हैं? आपकी राय में इन क्षेत्रीय अंतरों के क्या कारण हो सकते हैं? तो प्रतिस्थापन स्तर से तात्पर्य उस समृद्धि की दर से है जो पुरानी पीढ़ी के लोगों के मरने के उपरांत उस स्थान की पूर्ति के लिए नई पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण होती है। प्रतिस्थापन स्तर से अभिप्राय यह है कि 2 बच्चों के जन्म के साथ ही प्रतिस्थापन स्तर पूरा हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं? नागालैंड, मणिपुर, केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब। जनसंख्या वृद्धि के निकटतम प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं? मिजोरम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल। और तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये हैं। यहाँ पर जो है बहुत तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जनसंख्या की आयु संरचना का क्या अर्थ है? जनसंख्या की आयु संरचना का क्या अर्थ है? आर्थिक और समृद्धि के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है? आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है? मतलब स्त्री पुरुष अनुपात क्या होता है? एक गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के क्या निहितार्थ हैं? क्या आप यह महसूस करते हैं कि आज माता पिता आज भी बेटियों के बजाय बेटों को अधिक पसंद करते हैं? आपकी इस राय में पसंद के क्या क्या कारण हो सकते हैं? आपको ये इसका आंसर बताना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो क्या है ये, इसका आंसर पढ़ते हैं। स्त्री पुरुष अनुपात क्या होता है, जिसको हम लिंगानुपात भी बोलते हैं? यह किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है। लिंगानुपात क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी होती है, ये कहलाता है लिंगानुपात। यह अनुपात जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का एक आवश्यक सूचक है। ऐतिहासिक रूप से विश्व के ज़्यादातर देशों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। इसके 2 कारण हैं। एक है बालिका शिशुओं में बाल शिशुओं की अपेक्षा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। मतलब बालिकाओं की संख्या ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि बालिकाओं में बालकों के मुकाबले रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है और उनको बहुत कम ही किसी प्रकार की बीमारी लग सकती है। आगे लिखा हुआ है, ज़्यादातर समाजों में स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा दीर्घजीवी होती हैं। मतलब जो स्त्रियां होती हैं ज़्यादा जीवित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट रहेगा, भारत में 1 शताब्दी से भी ज़्यादा वर्षों में स्त्री पुरुष अनुपात में बड़े पैमाने पर निरंतर कमी आ रही है। जहां 20वीं शताब्दी में प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी, वहीं 21वीं सदी में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या घटकर 933 हो गई है। तीसरा पॉइंट है, बालिका शिशु तथा बालक शिशु के बीच अनुपात मोटे तौर पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1050 स्त्रियों का है। मतलब 1000 पुरुषों पर 1050 स्त्रियां होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य स्तर पर बाल लिंगानुपात भी चिंताजनक है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात सिक्किम 986 में है। कम से कम 6 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बाल लिंगानुपात 793 से भी कम है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन, इसके और पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसका,
किसी अन्य देश की तुलना में भारत में अधिक मातृ मृत्यु के कारण कौन से कारण जिम्मेदार हैं? इस समस्या पर काबू पाने हेतु भारत सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारत में जो जैसे मातृ मृत्यु दर होती है, जो माताओं की मृत्यु हो जाती है, इसके क्या कारण हैं, कौन जिम्मेदार है और सरकार ने इस पर काबू करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं? तो भारत में अधिक मातृ मृत्यु दर के लिए निम्नलिखित कारण है। एक तो पिछड़ापन तथा गरीबी और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, जागरूकता की कमी तथा शिक्षा है। इस समस्या पर काबू पाने हेतु भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं। कौन से कदम उठाए गए हैं? भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन 264 जिलों में प्रभावकारी कदम उठाने की घोषणा की है जहां लगभग 70% मातृ तथा शिशु मृत्यु होती है। भारत सरकार गंभीरतापूर्वक एक मातृ तथा शिशु खोज पद्धति का क्रियान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत गर्भ धारण करने वाली प्रत्येक महिला की सूची बनाई जाएगी ताकि उनका संस्थागत प्रसव, प्रसवपूर्ण देखभाल, प्रसवोत्तर देखभाल तथा नवजात बच्चों का प्रतिरक्षण किया जा सके। भारत सरकार मातृत्व स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन हेतु प्रतिबद्ध है तथा इसने विशेष तौर पर महिला तथा बाल स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु $3.5 बिलियन खर्च करने की घोषणा की है, मतलब $3.5 बिलियन खर्च करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, ये थे 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाज शास्त्र चैप्टर 2 के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज हैं उनका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।